आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन 26 जो कि बोलता है रीज़न टू बिलीव। ठीक है, रीज़न टू बिलीव मतलब पहले तो मैं आपको एक है ना एग्जांपल देती हूँ तो आपको ये डेफिनेशन समझेगा। डेफिनेशन मतलब जो वो होती है जो आगे जाके हम लोग को हर चीज़ का मतलब समझा देगी। ठीक है, यहाँ पे कोई पनिशमेंट नहीं दी गई है 26 के अंदर, सिर्फ रीज़न टू बिलीव क्या होता है वो डिफाइन किया है। ठीक है, लेकिन इसको भी समझने के लिए हमारे पास एग्जाम्पल होना चाहिए। लेकिन एग्जाम्पल ले लेते हैं जो आपको समझेगा। जैसे ए ने अगर जेड को ऐसा ब्लेड से वार कर दिया, ठीक है, हाथ पे कर दिया उसके या फिर गले पे कर दिया, तो उसके पास और मतलब एक सफिशिएंट कॉज है कि उसको पता है, उसके पास सपोज सफिशिएंट कॉज है कि उसकी डेथ हो जाएगी, उसको पता है। वो ये नहीं बोल सकता है कि मुझे पता नहीं था इससे उसकी जान चली जाएगी। जी नहीं, एक नॉर्मल ऑर्डिनरी कोर्स में एक इंसान की उसमें जान जा सकती थी। ये उसके पास सफिशिएंट कॉज है, इसके लिए उसको मर्डर के लिए लायबल करा जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर किसी इंसान के पास सफिशिएंट कॉज है, सफिशिएंट रीज़न है कि वो उसने जो भी कार्य किया है उसके लिए सफिशिएंट कॉज है उसके पास, तो वो जो एक्ट उसने किया है ना, तो वो रीज़न टू बिलीव हो जाएगा। कि मतलब उसके पीछे जो भी रीज़न टू बिलीव है वो प्रूव हो जाएगा। ठीक है, बाद में हम लोग ढूंढेंगे क्या किया, क्यों किया, लेकिन सफिशिएंट कॉज क्या था, उसने उसके ऊपर वार कर दिया, उसकी डेथ होने के लिए ऑर्डिनरी मैन का डेथ हो सकता है उस रीज़न से। ठीक है, बस ये सफिशिएंट कॉज है तो ये रीज़न टू बिलीव है। ठीक है, इस तरह हम लोग ने रीज़न टू बिलीव समझा। इसी के साथ अब एक बार पढ़ना पड़ेगा। लेट्स स्टार्ट। A person is said to have reason to believe a thing if he has sufficient cause to believe that thing but not otherwise। मतलब कोई भी चीज़ को कोई भी एक पर्सन रीज़न टू बिलीव तभी बोल सकता है जब कोई चीज़ उसके करने के लिए उसके पास सफिशिएंट कॉज हो। ठीक है, तभी वो क्या कर सकता है, वो चीज़ को रीज़न टू बिलीव बोल सकता है, वरना नहीं बोल सकता। ठीक है, ये हो गया सेक्शन 26। ओके, अभी सेक्शन 27 देखते हैं। प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट। मतलब यहाँ पे बोला गया है कोई भी प्रॉपर्टी अगर कोई इंसान के क्लर्क के नाम पे है, सर्वेंट के नाम पे है या फिर वाइफ के नाम पे है, तो भी वो उसी की मानी जाएगी। वो नीचे दिया गया है, मैं आपको पहले एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। व्हेन प्रॉपर्टी इज इन द पोजेशन ऑफ अ पर्सनस वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट और अकाउंट ऑफ दैट पर्सन, इट इज इन दैट पर्सनस पोजेशन विद इन द मीनिंग ऑफ दिस कोड। ठीक है, ऐसा माना जाएगा कि वो उसी के पोजीशन में है, भले ही वो उसके वाइफ के नाम पे हो, क्लर्क के नाम पे हो या सर्वेंट के नाम पे हो। ठीक है, तो हो गया है तो हो जाता है प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ दैट पर्सन ओनली। ठीक है, तो फिर एक्सप्लेनेशन एक देखते हैं, आगे देखते हैं हम लोग। अ पर्सन एम्प्लॉयड टेम्पररीली और ऑन अ पर्टिकुलर ओकेशन इन द कैपेसिटी ऑफ अ क्लर्क और सर्वेंट इज अ क्लर्क और सर्वेंट विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। कोई भी क्लर्क हो या फिर कोई भी सर्वेंट हो, वो अगर एम्प्लॉयड किया गया है टेम्पररीली कोई भी मतलब पर्टिकुलर ओकेशन के लिए, तो उसको हम लोग क्लर्क या सर्वेंट ही मानेंगे इस सेक्शन के तहत। ठीक है, अगला बोलता है सेक्शन 28 काउंटरफिट। काउंटरफिट मतलब नकली चीज़ें बनाना। जैसे नोट होता है, कोई नकली बना के उसको चलाने की कोशिश करता है, ऐसा कोई करता है तो भी वो क्या है, पनिशेबल है। पहले तो काउंटरफिट का ये समझ लेते हैं मतलब क्या होता है, आगे जाके उसके पनिशमेंट भी दिए गए। ठीक है, तो सेक्शन 28 ये बोलता है कि अ पर्सन इज सेड टू काउंटरफिट हु कॉजेज वन थिंग टू रिसेंबल अनदर थिंग। मतलब उसके जैसी, रिसेंबल मतलब उसके ही जैसी दूसरी चीज़ बनाना। ठीक है, इंटेंडिंग बाय मीन्स ऑफ दैट रिसेंबलेंस टू प्रैक्टिस डिसेप्शन। मतलब उसका इंटेंशन ये है, जो भी वो बना रहा है, रिसेंबलेंस मतलब सेम चीज़, वो चीज़ प्रैक्टिस में लाई जाए डिसेप्शन के लिए, मतलब धोखा देने के लिए। ठीक है, डिसेप्शन मतलब धोखे से उसको प्रैक्टिस में लाया जाए और उसका फ़ायदा हो जाए। ठीक है, और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट डिसेप्शन विल देयर बाय बी प्रैक्टिस। मतलब वो खुद ज़रूरी नहीं है कि वो खुद ही प्रैक्टिस करे, वो किसी और ने भी उसने बनाया और किसी और ने भी उसको प्रैक्टिस करा तो भी वो काउंटरफिट हो जाएगा, क्योंकि उसको ये पता था कि अगर वो बनाएगा तो उसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है, फिर भी वो काउंटरफिट कर रहा है तो भी उसको क्या बोलेंगे, काउंटरफिट की डेफिनेशन में वो कवर किया जाएगा। ठीक है, तो अभी एक्सप्लेनेशन 1 देखते हैं। इट इज़ नॉट इसेंशियल टू काउंटरफिटिंग दैट द इमिटेशन
शुड बी एग्जैक्ट, मतलब वैसा कि वैसा ही एग्जैक्ट दिखे ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन ज़रा थोड़ा बहुत पास में अगर वो दिख रहा है और नॉर्मल इंसान के, ऑर्डिनरी इंसान के तुरंत ध्यान में नहीं आएगा और वो प्रैक्टिस में लाया जा सकता है, उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है, ऐसा भी है तो उसको काउंटर फिटिंग बोला जाएगा। ठीक है, फिर एक्सप्लेनेशन टू में क्या दिया है, व्हेन अ पर्सन कॉजेस वन थिंग टू रिसेंबल अनदर थिंग एंड द रिसेम्बलेंस इन सच दैट अ पर्सन माइट बी डिसीव्ड देयर बाय, इट शैल बी प्रिज्यूम्ड until the contrary is proved that the person so causing the one thing to resemble the other thing, ठीक है, intended by means of that resemblance to practice deception or knew it to be likely that deception would thereby be practiced। मतलब यहाँ पे बहुत गोल गोल घुमाया है, लेकिन इसको तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे तो समझेगा। देखो एक एक सेंटेंस पढ़ते हैं, पहला तो इधर तक ही पढ़ेंगे, व्हेन अ पर्सन कॉजेस वन थिंग टू रिसेंबल अनदर थिंग, जब भी कोई इंसान ऐसी कोशिश करता है एक चीज़ दूसरे चीज़ के जैसे सेम बनाने की, ठीक है, एंड द रिसेम्बलेंस इन सच दैट अ पर्सन माइट बी डिसीव्ड देयर बाय, और वो रिसेम्बलेंस ऐसा हो कि उससे किसी को धोखा दिया जा सकता है। ठीक है, इट शैल बी प्रिज्यूम्ड अंटिल द कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड, ये प्रिज्यूम किया जाएगा कोर्ट के द्वारा कि वो किसी को धोखा देने के लिए ही ये किया गया, बनाया गया है, जब तक वो जो जिसने बनाया ना वो ये नहीं प्रूव कर देता कि मेरा कोई इंटेंशन नहीं था इसमें किसी को धोखा देने का, तब तक कोर्ट ये मान के चलेगी आपका धोखा देने का इंटेंशन था, इसीलिए आपने रिसेम्बलेंस किया है एक चीज़ का दूसरी चीज़ जैसा। ओके, फिर ओके, proved that the person so causing the one thing to resemble the other thing intended, मतलब वो चीज़ एक चीज़ दूसरे जैसे बनाई, उसका इंटेंडेड यही था, बाय मीन्स ऑफ दैट रिसेम्बलेंस टू प्रैक्टिस डिसेप्शन, वो प्रैक्टिस में डिसेप्शन के लिए लाया जाए ऐसा कोर्ट मान के चलेगी, और न्यू इट टू बी लाइकली दैट डिसेप्शन वुड देयर बाय बी प्रैक्टिस, और उसको ये पता था कि इससे डिसेप्शन हो सकता है फिर भी उसने बनाई, ऐसा कोर्ट मान के चलेगा। कब तक? जब तक वो कॉन्ट्ररी उसका प्रूव नहीं कर देता वो इंसान जिसने बनाया। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन 2 बोल देता है, मतलब यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ जिसने बनाया है ना उसके ऊपर है, कोर्ट ये मान के ही चलेगी कि उसका ये बनाने के पीछे डिसेप्शन करने का मकसद था, उसका इंटेंशन था, इसलिए उसने काउंटरफिट किया हुआ है, तो ये कोर्ट मान के चलेगी। ठीक है, ओके, देन सेक्शन 29 हम लोग देखते हैं, ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है सेक्शन 29, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स के बारे में बोलता है, एविडेंस में बहुत ज़्यादा काम आता है ये चीज़। अगर डॉक्यूमेंट्स में किसी ने भी हेराफेरी कर दी तो उसको पनिशमेंट होनी बहुत ज़रूरी है, तो ये सेक्शन ज़रूरी है, सेक्शन 29, जो बोलता है द वर्ड डॉक्यूमेंट डिनोट्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मीन्स ऑफ लेटर्स, फिगर्स और marks or by more than one of those means intended to be used or which may be used as evidence of that matter। हो बहुत ही बड़ा हो गया, तोड़ तोड़ के पढ़ो। ठीक है, द वर्ड डॉक्यूमेंट डिनोट्स, वर्ड जो डॉक्यूमेंट है वो क्या बोलता है, एनी मैटर एक्सप्रेस, कोई भी ऐसी चीज़ है जो कुछ ना कुछ बोल रही है, पास्ट में घटी हो, प्रेजेंस में घट रही हो, वो चीज़ कोर्ट में अगर लाई जाए वो कुछ ना कुछ एक्सप्रेस कर रही है खुद को, पहला पॉइंट। दूसरा, डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मीन्स ऑफ लेटर, मतलब उसको इस तरह डिस्क्राइब किया गया है जिसमें लेटर्स लिखे हो, मतलब कुछ ना कुछ तो लेटर्स से डिनोट किया गया हो, ट्रायंगल बनाया हो, स्क्वायर बनाया हो, जैसे सिंधु संस्कृति में आज तक हम नहीं पहचान पाए उन्होंने क्या लिखा है, लेकिन कुछ ना कुछ तो लिखा है, ट्रायंगल बनाया है, ऐसा कुछ, तो उसको भी हम लोग डॉक्यूमेंट ही मानेंगे, लेकिन जब उसको सही तरीके से पढ़ने का तरीका हमको मिल जाएगा, क्योंकि वो क्या लिखा है समझ में नहीं आया अभी तक। ओके, फिर फिगर्स उसमें कुछ भी हो, जैसे कुछ भी हो सकता है उसमें, फिगर्स नंबरिंग हो सकता है 1 2 3 4, और मार्क्स मतलब अभी जैसे मैंने बोला लेटर्स के अलावा जो भी होता है, ट्रायंगल बनाया, लाइन बनाई, उसको मार्क्स बोलेंगे, और बाय मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स, या फिर ये सब मिला के, लेटर मिलाओ, फिगर्स मिलाओ, मार्क्स मिलाओ, ये सब मिला के कुछ भी बना दिया तो भी वो डॉक्यूमेंट के अंदर आ जाएगा, इंटेंड टू बी यूज्ड और विच मे बी यूज एज एविडेंस ऑफ दैट मैटर। और इन सबको अगर एक साथ किसी ने लिख के रखा है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो कोर्ट में पेश करने के लिए ही मैंने आगे जाके कोर्ट में मैं जाके पेश करूँगा कि ऐसा ऐसा हुआ था, नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है कि उसका इंटेंशन ये
ये करने के पीछे, ये लिखने के पीछे यही था कि कोर्ट में काम आएगा, बिल्कुल नहीं। उसने नॉर्मली भी ऑर्डिनरी सेंस में लिखा होगा और वो आगे जाके कुछ उससे एविडेंस मिल रहा है तो उसको हम लोग कोर्ट में एज ए एविडेंस प्रूव कर सकते हैं। उसी को डॉक्यूमेंट्स बोलेंगे, जिसमें लेटर्स हो, फिगर्स हो, मार्क्स हो, या फिर मोर देन वन ऑफ दोस मीन्स हो। ठीक है। एक्सप्लेनेशन बोलता है 1, इट इज़ इमटेरियल बाय व्हाट मीन्स और अपॉन व्हाट सब्सटेंस द लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स आर फॉर्म। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो किस मीन्स से, मतलब किस इंटेंशन से, किस सोच से वो क्या कर दिया है, लिखा गया है लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स, बस लिख दिया। वो इंसिडेंट हो गया, जैसे अशोक राजा के टाइम पे ये वो इंसिडेंट हो गया तो वो लिख दिया करते थे। उन्होंने थोड़ी सोचा होगा कि 300 साल बाद कोर्ट आएंगे और वहाँ पे मेरे कुछ स्क्रिप्ट्स या फिर कुछ शिलालेख ये मेरे कोर्ट में ये हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं। वो तो उन्होंने ऑर्डिनरी सेंस में कुछ जीता वगैरह तो उनका लिखने का वो आदत था, उन्होंने लिखा करते थे। ठीक है। तो इट इज़ इमटेरियल बाय व्हाट मीन्स और अपॉन व्हाट सब्सटेंस द लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स आर फॉर्म्ड और वेदर द एविडेंस इज इंटेंडेड फॉर और मे बी यूज इन अ कोर्ट ऑफ जस्टिस और नॉट। वही जो मैंने बोला आपको, कोर्ट में वो यूज़ होने के लिए बनाए गए हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो ऑर्डिनरी सेंस में भी बनाए तो भी डॉक्यूमेंट्स ही माने जाएंगे। फिर उसका इलिस्ट्रेशन फर्स्ट पढ़ते हैं। A writing expressing the terms of a contract which may be used as evidence of the contract is a document। मतलब कॉन्ट्रैक्ट में जो भी हम लोग डॉक्यूमेंट बनाते हैं जो एविडेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही यूज़ होने वाला है। हाँ, यहाँ पे इंटेंशन होता है कि कल को कुछ हुआ, इसने अपना ड्यूटी नहीं करी तो मैं कोर्ट में जा सकता हूँ। इस इंटेंशन से बनाया तो भी डॉक्यूमेंट है, उस इंटेंशन से नहीं बनाया तो भी डॉक्यूमेंट है। ठीक है। और चेक अपॉन अ बैंकर इज़ अ डॉक्यूमेंट। ठीक है। मतलब किसी ने चेक लिख के दिया, ठीक है, वो भी एक डॉक्यूमेंट हो गया कि मेरे को ये डेट की चेक मेरे को दी थी। और पावर ऑफ अटर्नी इज अ डॉक्यूमेंट। ऑब्वियसली एक ने दूसरे के नाम पे पावर ऑफ अटर्नी बनाई, या पावर ऑफ अटर्नी मतलब पावर प्रॉपर्टी के बारे में जो भी है वो भी एक डॉक्यूमेंट हो गया। और मैप और प्लान विच इज़ इंटेंडेड टू बी यूज और विच मे बी यूज एज एविडेंस इन अ डॉक्यूमेंट। मतलब कोई भी मैप हो, कोई भी प्लान हो जो ऐसे बनाया है, उसका इंटेंशन है कि वो यूज़ किया जाए। ठीक है। यूज़ किया जाए मतलब वो उसके गोल तक पहुंचने के लिए, उस रास्ते से पहुंचने के लिए, उस सबको क्या बोलेंगे हम लोग कि वो एविडेंस ही है। विच में भी यूज एज एविडेंस इज अ डॉक्यूमेंट। उसको हम लोग एविडेंस की तरह यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एविडेंस के लिए ही उसने बनाया है मैप या प्लान, उसने तो अपने फ़ायदे के लिए बनाया था मैप और प्लान, लेकिन हम उसको एज ए एविडेंस यूज़ कर सकते हैं। लिखा है कि ये इलिस्ट्रेशंस हो गया। एक्सप्लेनेशन 2 क्या बोलता है देखिए। हावेवर इज एक्सप्रेस्ड बाय मीन्स ऑफ लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स एज एक्सप्लेन्ड बाय मर्केंटाइल और अदर यूसेज शाल बी डीम्ड टू बी एक्सप्रेस्ड बाय सच लेटर्स, figures or marks within the meaning of this section although the same may not be actually expressed। ओके, मतलब यहाँ पे लिखा है तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। वॉट एवर इज एक्सप्रेस्ड बाय मीन्स ऑफ लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स एज एक्सप्लेन। मतलब जो भी लेटर्स द्वारा, फिगर्स द्वारा, मार्क्स द्वारा एक्सप्लेन हो रहा है वो लिखा हुआ। बाय मर्केंटाइल और अदर यूसेज, मतलब मर्केंटाइल मतलब समझते हो ना, एज अ रिप्रेजेंटेटिव। एक्चुअल नहीं होता है वो, बस डमी बोलते हैं ना वैसा, लेकिन सच्चा होता है। ठीक है। तो वो हो गया मर्केंटाइल और अदर यूसेज के लिए। शाल बी डीम्ड टू बी एक्सप्रेस्ड बाय सच लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। हम लोग उसको भी डॉक्यूमेंट्स मानेंगे, उसको भी लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स ही मानेंगे हम लोग उसको। ऑल्दो द सेम मे नॉट बी एक्चुअली एक्सप्रेस, मतलब वो पूरा सही, एकदम सही नहीं है, पर वो एज अ मर्केंटाइल तो यूज़ हो रहा है ना, तो भी हम लोग वो एक्सप्रेस तो कर रहा है, उसमें क्या लिखा है, तो उसको भी हम लोग डॉक्यूमेंट्स मानेंगे। ठीक है। इस तरह हो गया अपना एक्सप्लेनेशन। अभी इलिस्ट्रेशन देखते हैं, इसमें एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। ए राइट्स इज नेम ऑन द बैक ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज पेएबल टू हिज ऑर्डर। बिल ऑफ एक्सचेंज होता है ना, उसके ऊपर ए क्या कर देता है, उसके पीछे अपना नाम लिख देता है। ठीक है। द मीनिंग ऑफ द एंडोर्समेंट एज एक्सप्लेन्ड बाय मर्केंटाइल यूसेज इज दैट द बिल इज टू बी पेड टू द होल्डर। ये बिल है ना, वो होल्डर को क्या करना चाहिए, पे होना चाहिए। द एंडोर्समेंट इज अ डॉक्यूमेंट एंड मस्ट बी कंट्रीब्यूटेड इन द सेम मैनर एज इफ द वर्ड्स पेड to the holder or words to that effect had been written over the signature।
मतलब एज ए सिग्नेचर की तरह वो माना जाएगा कि होल्डर को ये पे कर दो, उसका वो इंटेंशन उसके पीछे था, ये एज ए डॉक्यूमेंट्स की तरह लिया जाएगा। वो बाद में ये नहीं बोल सकता कि वो मेरा ये मीनिंग नहीं था। नहीं, ये डॉक्यूमेंट्स आपने लिखा क्यों है, उसका कुछ तो इंटेंशन होगा, कुछ तो आपका उसका मकसद होगा वो नाम लिखने से लिखने के पीछे। तो है उसका मकसद कि ये होल्डर को पे करा जाए, तो वो क्या हो गया, एविडेंस की तरह ही लिया जाएगा। इस तरह हमारा आज सेशन ख़त्म हो गया। थैंक यू।